बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है जॉब कॉस्टिंग। मेरे दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी। हमने देखा कि मिसाल के तौर पे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर उसूल कुछ और होते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर उसूल कुछ और होते हैं। जहां एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपकी किसी चीज़ के काम आती है तो मार्जिनल कॉस्टिंग किसी चीज़ के काम आती है। मिसाल के तौर पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलती है, और बड़ी राइटफुली सो, एक लॉजिक के तहत बोलती है कि एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर 4 टाइप के फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए: मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। यानी कंप्लीट प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट की वैल्यूएशन के अंदर आनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना यह था कि नहीं, फिक्स कॉस्ट को एक यूनिट की कॉस्ट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट होती है और एक पीरियड कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता। अगर फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से होता तो जब एंटिटी 0 यूनिट्स बनाती है तो फिर फिक्स कॉस्ट क्यों अराइज हो जाती है? फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है। ये एक अरसे की कॉस्ट है, ये एक पीरियड की कॉस्ट नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, और आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग चैप्टर्स की नॉलेज आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया करेगी, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया करेगी, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया करेगी। क्लियर? अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, इस चैप्टर का नाम है बेटा जॉब कॉस्टिंग। इस चैप्टर का नाम क्या है? जॉब कॉस्टिंग। बेटा, आज से पहले जो हम टाइप की कॉस्टिंग पढ़ रहे थे उसके अंदर हो क्या रहा था कि एक मिसाल के तौर पे कंपनी थी। वो कंपनी लेट्स से ये पेन बनाती थी। एक कंपनी जो कि ये पेन बनाती थी तो 12 ये पेन बनाती रहती थी, बनाती रहती थी, बनाती रहती थी, बनाती रहती थी। यानी मास स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर बस यही पेन बनाया करती थी, बनाती रहती थी, बेचती रहती थी, बनाती रहती थी, बेचती रहती थी, बनाती रहती थी, बेचती रहती थी। क्लियर? बेटा, जब हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो जॉब कॉस्टिंग की कहानी एक ऐसी कंपनी की कहानी है, यानी एक ऐसे इदारे की कहानी है जो कि मिसाल के तौर पे कोई पेन नहीं बना रही, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बना रही कि बस चलो ये पेन हमने डिजाइन कर लिया, इस पेन का डिजाइन हमारे पास है तो हम बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे। अब शकूर आए तो उसको भी ये पेन देना है, गफूर आए उसको भी ये पेन देना है, राहुल आए तो उसको भी ये पेन देना है, जेम्स आए तो उसको भी ये पेन देना है। ये सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो नहीं है जहां पे एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो और हम सबको अल्लाह तवक्कल ये देते चले जाएं, देते चले जाएं, देते चले जाएं। जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे कंपनी जो काम कर रही है वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रही है जो कि हाईली कस्टमाइज्ड है। यानी जॉब कॉस्टिंग की तारीफ के अंदर मैं एक चीज सबसे पहले यह बयान करूंगा कि जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट एक कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट है, रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड, रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड। क्या मतलब सर? कस्टमाइज्ड रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड। जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे कंपनी के पास कस्टमर आता है और कस्टमर अपनी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पेश करता है, और उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के तहत हम क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी उसके हालात और वाकयात और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम सामने वाले को चीज जाके प्रोवाइड करते हैं। So it's not a standardized manufacturing process, it is a highly customer specific oriented company जो कि खालिसतन कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर अपना काम अंजाम देती है। यानी कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस होंगी, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, और उस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत आपने सामने वाले को कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर करके बेचनी होगी। यानी इस बार ऐसा नहीं है कि आपने पहले से ये तयन कर लिया हो कि यार एक पेन को बनाने के अंदर इतना मटेरियल लगेगा, तो इतना लेबर लगेगा, तो इतना ओवरहेड लगेगा, तो सारी कॉस्ट जमा करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट लेट्स से $10 की बेचनी चाहिए। तो अब जो भी कस्टमर आ रहा हो आप उसको $10 के पेन, $10 का पेन, $10 का पेन, $10 का पेन बेचते चले जा रहे हो। इस बार हर बार जो कस्टमर आएगा वो अपनी नई नवेली मंतक लेकर आएगा। इस बार जो कस्टमर आपके सामने आएगा वो नई नवेली ख्वाहिशात लेकर आएगा। वो बोलेगा पेन को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। यानी हर बार कस्टमर अपनी ख्वाहिश लेकर आएगा। तो हर बार कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक, हर बार कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक चीज बनाई जाएगी। उस चीज को बनाने में कुछ खर्चा होगा, उस खर्चे के ऊपर मैं कुछ अपने पैसे रख के उसको कोई ना कोई प्राइस कोट किया
करूंगा, यानी इस बार कस्टमर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज बनाई जा रही होगी, तो उसकी कोई स्टैंडर्डाइज प्राइस सेट नहीं की जाएगी, बल्कि कस्टमर की ख्वाहिशात को देखते हुए, अपने खर्चे जो इनकर होंगे उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको देखते हुए सामने वाले को एक प्राइस कोट की जाएगी। तो जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे काफी मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट। क्लियर होती है बात? यानी जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट इज एन एनवायरनमेंट, यानी देखो इट इज अ कॉस्टिंग मेथड अप्लाइड कहां, where work is undertaken to customer special requirement and each order is of comparatively short duration। छोटे छोटे अरसे के लिए कस्टमर्स आएंगे, अपनी ख्वाहिश आपके सामने बताएंगे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने उनको चीज बना के देनी होगी, क्योंकि कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक चीज बना के दोगे तो याद रखना, सिंस ईच जॉब इज यूनिक, सिंस हर जॉब पहली वाली जॉब से मुख्तलिफ होगी, सिंस हर जॉब पहले वाली जॉब से मुख्तलिफ होगी, तो याद रखना हर बार प्राइस भी मुख्तलिफ होगी, यानी ईच जॉब इज टू बी प्राइस्ड सेपरेटली, ईच जॉब इज टू बी प्राइस्ड सेपरेटली। सर इसकी कोई मिसाल देके बताएं। मिसाल के तौर पे आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, एक तो ये ना कि आप एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी बनाती है। लेट्स से आप बहरिया टाउन वाले हैं। बहरिया टाउन ने क्या किया, बहरिया टाउन ने एक लेट्स से एक गिवन लैंड स्पेस के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई और उसके अंदर अपनी मर्जी से घर बना दिए, अपनी मर्जी से घर बना दिए। तो कोई आया तो कहने लगा सर मुझे ये वाला घर चाहिए, आपने बोला 1 करोड़ रुपए, बोला अगर इसके बराबर वाला लूं, उसने बोला भाई ये भी 1 करोड़ रुपए, उसने बोला अच्छा अगर वो वाला ले लूं तो, आपने बोला ये भी 1 करोड़ रुपए, अच्छा ये अगर कोने वाला ले लूं तो, हाँ कहने लगे यार ये कोने वाला घर है तो ये ज्यादा महंगा बिकता है, चलो 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी लगभग सिमिलर प्राइसिंग है, लगभग सिमिलर प्राइसिंग है, क्योंकि इस बार कंपनी ने अपनी मर्जी से चीज बना के सामने वाले को देनी है। ये जॉब कॉस्टिंग एनवायरमेंट नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि लोगों की ख्वाहिश की बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है। तो एक कस्टमर आपके पास आया, कहने लगा यार मुझे एक काम करो 400 गज का बंगला बना के दे दो। आपने बोला अच्छा भाई 400 गज का बंगला बना देते। कहने लगे 400 गज का बंगला ऐसा बनाओ जिसके अंदर सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर हो और कोई फ्लोर नहीं होना चाहिए, कमरे कम रखना, पार्किंग ज्यादा बड़ी रखना। आपने बोला सही है भाई, इस पे इतना खर्चा होगा और मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। एक कस्टमर आया, कहने लगा कि सर मैं 10 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहता हूं। आपने बोला भाई 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपने अपना कैलकुलेटर उठाया, ठक 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 खर्चा किया, आपने अपने दिमाग में एक प्रॉफिट सोचा, आपने बोला सर मैं आपको इतनी की 10 मंजिला बिल्डिंग बना के दूंगा। लेट्स से आपने बोला 10 करोड़ रुपए की बना के दूंगा। उसने बोला यार ये क्या बात हुई, क्यों 10 करोड़ रुपए की बना के दोगे? अभी तो सामने वाले को घर 1 करोड़ रुपए का बना के दे रहे थे, अभी अभी मुझे एक बिल्डिंग 10 करोड़ की बना के दे रहे हो। तो आप सामने वाले को बोलोगे भाई मैं तुम्हें 10 मंजिला बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, उसको 1 मंजिला घर बना के दे रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। 400 गज का सिंगल फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जिसके अंदर कमरे भी कम है, पार्किंग लंबी है, वो घर बनाने के अंदर कुछ और कॉस्ट आएगी। और 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के अंदर जो तुम्हारी स्पेसिफिकेशंस हैं कि भाई 10 मंजिला बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हेलीपैड भी होना चाहिए, एक अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम भी हो, बल्कि ऐसा हो जापान की तरह कि आपकी गाड़ी अंदर जाए और गाड़ी एक लिफ्ट पे खड़ी हो तो लिफ्ट के ऊपर गाड़ी चले 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 तीसरी मंजिल के ऊपर जाके पार्क हो जाया करे। सर आप ऐसी अगर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो ये उस प्राइस पे नहीं आपको मिल सकती जिस प्राइस के ऊपर मैंने 400 गज का घर बनाया था। आपकी स्पेसिफिकेशंस, आपकी रिक्वायरमेंट यूनिक है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट यूनिक है तो सर हमारी प्राइस भी यूनिक होगी। बात समझ में आ रही है? तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स जो कि जॉब कॉस्टिंग वाले सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल होगी। एक और मिसाल के तौर पे सिनेरियो हो सकता है, एक और मिसाल के तौर पे सिनेरियो हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, इवेंट्स को मैनेज करती हैं। तो लेट्स से मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाऊं और मैं इनको बोलूं कि यार मुझे 1000 बच्चों की एक एग्जाम ओरिएंटेड वर्कशॉप लेनी है, तो मैं काम करो मेरे लिए जरा इवेंट को मैनेज करके दो। उन्होंने बोला सर आपको इवेंट में क्या क्या चाहिए? मैंने बोला भाई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुर्सियां लगी हुई हो, एक अच्छा साउंड सिस्टम हो, एक स्टेज तैयार हो, मैं बोलूंगा वो सुनेंगे, 2 दिन की वर्कशॉप कराऊंगा और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। उन्होंने बोला सर सही है, आपके ये पैसे। फिर एक और बंदा आया, कहने लगा भाई मुझे एक ऐसी, मेरा इवेंट तुमने मैनेज करके देना है, मेरे इवेंट में 1000 लोग हैं,
लेकिन इस इवेंट में जो 1000 लोग हैं उसके अंदर मुल्कों के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके अंदर बिल गेट्स भी आएगा, उसके अंदर मार्क जकरबर्ग भी आएगा, उसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी आएंगे, उसके अंदर लेट्स से जो है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, उसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आएंगे। मेरा नाम अंबानी है, मुझे 1000 लोगों की एक दावत करनी है जिसके अंदर 7 स्टार टाइप का खाना होना चाहिए, जिसके अंदर लेट्स से 50 टाइप की डिशेज होंगी, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और दुनिया भर के सुपरस्टार्स भी आया करेंगे। मुझे उनकी कंफर्ट का भी ख्याल रखना है। मैं चाहता हूं जब वो मेरी इस 1000 बंदों की इवेंट तक आए तो कम से कम रोल्स रॉयस के अंदर आए। हर बंदे को एक रोलेक्स की घड़ी देनी है आपने। हर बंदे के सामने जो वेटर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन वगैरह सब बोलता हो, हिंदी, उर्दू सब बोलता हो, अफगानी भी बोलता हो, मुझे सब चाहिए। अब आप क्या उसको उसी प्राइस के अंदर जिसके लिए आप मेरे 1000 बंदों की वर्कशॉप करा रहे थे बच्चों की, क्या उसी प्राइस के अंदर उसका अंबानी साहब का इवेंट मैनेज करके दे सकते हैं? नहीं। कस्टमर की स्पेसिफिकेशन अलग है। अब जैसी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसको पूरा करने के अंदर वैसा खर्चा होगा और आप वैसी प्राइस चार्ज करोगे। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जब भी कस्टमर आता है अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट लेकर आता है, और यूनिक रिक्वायरमेंट लेकर आता है तो उसको स्टैंडर्ड प्राइस कोट नहीं की जा सकती, उसके लिए खालिसतन कोई ना कोई नई प्राइस बनाई जाएगी, यानी ईच जॉब विल बी प्राइस्ड सेपरेटली। मिसाल के तौर पे शिप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, और वो भी कौन सा? बिस्पोक, बी शिप मैन्युफैक्चरिंग। बी का मतलब ही क्या होता है? कस्टम मेड। एक शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास कोई एक इंसान आता है, कोई एक शिपिंग लाइन की कंपनी आती है, बोलती है भाई मुझे इतना बड़ा जहाज चाहिए कि मैंने टनों लोहा, टनों गाड़ियां, टनों केमिकल, टनों ऑयल एक मुल्क से दूसरे मुल्क सी रूट के थ्रू ट्रांसफर करना है, मुझे एक काम करो शिप बना के दो। दूसरा बंदा आता है, कहता है भाई मेरा नाम मार्क जकरबर्ग है, मुझे सबसे अच्छी कंफर्ट आला 20 लोगों की या चलो 100 लोगों की एक यॉट तैयार करके दे दो। उसके अंदर बस मैं रिलैक्स करना चाहता हूं, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, बस गहरे पानी के अंदर जाऊंगा, 2 4 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन में जाए वहां पे अय्याशी करूंगा और वापस आ जाऊंगा। क्या इस बार आपकी दोनों के लिए प्राइस सेम होगी? एक जगह टनों सामान जा रहे हैं, एक जगह 100 बंदा आ रहा है, एक जगह लग्जरी है, एक जगह सिर्फ समझ लो सामान ही सामान है, सिर्फ लोडिंग ही लोडिंग है। एक जगह पेट्रोल स्टोर किया जा रहा है, एक जगह इंसान का बच्चा स्टोर किया जा रहा है। क्या दोनों टाइप की शिप्स एक जैसी बनेंगी? नो। क्या दोनों को बनाने के अंदर एक जैसा खर्चा आएगा? नो। क्या दोनों की एक जैसी प्राइस होगी? नो। तो क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर वो ही घिसी पिटी स्टैंडर्डाइज मार्जिनल एब्जॉर्प्शनल वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं? नहीं। जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे हर जॉब एक यूनिक चैलेंज लेकर आएगी, एक यूनिक कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लेकर आएगी, और जब कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी तो कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस भी आएगी। जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट के अंदर आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफिक सिनेरियोज को प्राइस करना आना चाहिए है, उनकी कॉस्ट करने निकालना आना चाहिए है। अब सर सवाल यह है कि जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, वो अपने हिसाब किताब को कैसे मैनेज करती हैं? वो जनरली क्या करती हैं, वो बनाती हैं एक जॉब कार्ड, या जिसको आप जॉब शीट भी बोल सकते हैं। ये जॉब कार्ड या जॉब शीट कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। जॉब कार्ड या जॉब शीट क्या होती है? एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक पीस ऑफ पेपर, एक पर्चा है। मेरे पास एक कस्टमर आया, कहने लगा मेरा नाम अंबानी है, मुझे 1000 लोगों की लग्जरी दावत मैनेज करनी है, जरा मुझे बताओ कितने पैसे लोगे। मैंने क्या किया, एक पर्चा उठाया, उस पर्चे के ऊपर ना सबसे पहले मैं अपना हिसाब किताब लगाना शुरू करूंगा। क्या मतलब? मैं हिसाब लगाऊंगा कि यार अच्छा तुम्हें ओके ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए यार, तुमने जो डिशेस मांगी हैं 100 लोगों की, एक डिश को सर्व करने के अंदर लेट्स से मेरे $100 लगेंगे। मैं हाइपोथेटिकल कॉस्ट बता रहा हूं, रियलिस्टिकली ना ले लीजिएगा सर इतनी महंगी, सर $100 के अंदर क्या आता है भाई, कॉन्सेप्ट समझो भाई। मैंने बोला 100 लोग हैं, 100 लोगों को हर बंदे को खाना खिलाने के अंदर $100 का खर्चा होगा, तो 100 इंटू 100 किया। मैंने बोला भाई लेट्स से 10,000 का मटेरियल लगेगा। आपने बोला भाई वेटर ऐसे होने चाहिए जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हो। मैंने बोला भाई इतनी बड़ी दावत है, इतने हाई फाई लोग हैं, इनके लिए तो लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो मैंने बोला भाई मुझे 200 लोग चाहिए, 200 मैन चाहिए, हर बंदे को लेट्स से मैं पे करूंगा, हर बंदे को लेट्स से मैं पे करूंगा $200, तो आई डोंट नो लेट्स से 40,000 का खर्चा होगा। फिर आपने अपना प्रोडक्शन ओवरहेड लगाया लेट्स से 5,000 का, आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड लगाया लेट्स से 5,000 का। जब आपने सब टोटल किया तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब आ गई लेट्स से 60,000, लेट्स से 60,000। अब आपका अपना खर्चा इस दावत को मैनेज करने के अंदर होगा लेट्स से 60,000 का।
आप 60,000 की प्राइस सामने वाले को तो कोट नहीं करोगे ना। लाजिम तौर के ऊपर आप सामने वाले से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन या जिसको मार्कअप कहते हैं, कुछ ना कुछ अपना मुनाफा भी रखोगे। तो तुम क्या करोगे, 60,000 के ऊपर लेट्स से आई मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, लेट्स से $30,000 तुमने अपने रखे और सामने वाले को कोट कर दिया भाई $90,000 की ऐसी दावत पड़ेगी। अब मानी साहब ने बोला बस ओनली $90,000, ये तो बहुत सस्ता है यार, इतने का तो मेरे गाय भैंसे खाना खाती हैं, वापस आ जाए। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट के अंदर हर बार आपको मुख्तलिफ तरीके से प्राइस निकालनी होगी। प्राइस निकाली जाएगी एक जॉब कार्ड या जॉब पेपर या जॉब शीट के ऊपर। इस जॉब शीट के अंदर कोई रॉकेट साइंस काम नहीं हो रहा। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपनी सारी की सारी कॉस्ट जो कि इस जॉब को पूरा करने के अंदर इनकर होगी, आप उसको जमा करना चाह रहे हैं। जमा कैसे करेंगे, इसमें मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, एडमिन सेलिंग ओवरहेड भी है। आप सारी की सारी कॉस्ट को क्या करेंगे, एक जगह जमा कर लेंगे। जब सारी की सारी कॉस्ट को एक जगह जमा कर लेंगे तो उसके बाद आपको सामने वाला कोई ना कोई चीज सिखाएगा, बोलेगा इस पे कुछ ना कुछ मार्कअप या मार्जिन रखो, और मार्कअप या मार्जिन रखने के बाद सामने वाले को कोई ना कोई प्राइस कोट कर दो। ये जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट है, ये जॉब कॉस्टिंग का एनवायरनमेंट है। जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट में आप देखो तो आपका अल्टीमेट टास्क ये है कि आपने सामने वाले कस्टमर को इस जॉब की प्राइस कैलकुलेट करके दिखाना है। और इस जॉब की प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप सारी की सारी कॉस्ट्स कैलकुलेट करोगे, इस कॉस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखोगे और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सामने वाले को कोई ना कोई प्राइस कोट कर दोगे, यानी अपनी कोटेड प्राइस, अपनी सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। जब मैं बोल रहा हूं आप अपनी सारी की सारी कॉस्ट जमा करोगे तो कॉस्ट के अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, सारी की सारी कॉस्ट है। इत्तेफाक ये है कि ये सारी की सारी कॉस्ट निकालना हमने ऑलरेडी पास्ट के अंदर समझ लिया है। इस चैप्टर पे आने से पहले ये सारी की सारी कॉस्ट निकालना हम सीख चुके हैं। हमें पता है मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, जिसमें ओवर टाइम शामिल हो वो भी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। हमें पता है प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएगा, हमें पता है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएगा। यानी उसूली तौर पर सोचा जाए तो जॉब कॉस्टिंग के चैप्टर पे आने से पहले ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है और सब एडअप करके टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब कैसे निकलेगी, इतना तो हमें आवेग्यो है, इतना तो हमें आता है। फिर आपने इस कॉस्ट के ऊपर करना ही क्या है, कुछ अपना पैसा रखना है, कुछ अपना पैसा रखना है। ये जो आपका अपना पैसा है जिसको आप रखेंगे, इसको प्रॉफिट कहा जाता है। और प्रॉफिट जॉब कॉस्टिंग की इस्तिलाह में, जॉब कॉस्टिंग के सिनेरियो में प्रॉफिट या तो मार्कअप होगा या तो प्रॉफिट मार्जिन होगा। जब आप ये कॉस्ट के ऊपर अपना मुनाफा रख लेंगे तो आपकी कोटेड प्राइस आ जाएगी। इस पूरी जॉब कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी के अंदर आप यकीन जानिए कॉस्ट निकालना आपको ऑलरेडी आती है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को शामिल करना आपको ऑलरेडी आता है, सेलिंग प्राइस निकालना आपको ऑलरेडी आती है। अगर इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको कुछ नहीं आता जो कि मुझे स्पेसिफिकली जॉब कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर आपको सिखाना पड़ेगा, तो वो ये दो लफ्ज हैं जो कि यहां पे लिखे हुए हैं, मार्जिन और मार्कअप। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना बेटा, जो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज का नाम क्या है, मार्जिन या फिर मार्कअप। जो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज का नाम क्या है, मार्जिन या फिर मार्कअप। मार्जिन या मार्कअप हमें समझ में आ गया तो बाकी तो सिंपल है, सारी की सारी कॉस्ट को टोटल करो, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब आ जाएगी, उस पर मार्जिन या मार्कअप रखो जो भी चीजें होती है और आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। असल बात हमें ये समझनी है कि प्रॉफिट के साथ दो लफ्ज लिखे हुए हैं, कहीं लिखा हुआ है मार्जिन और कहीं लिखा हुआ है मार्कअप। ये आखिरकार मार्जिन या मार्कअप का क्या मतलब होता है, असल तो हमें यह सीखना है अभी इस चैप्टर के अंदर। क्लियर होती है बात? ये अब सवाल ये है कि सर क्या होता है ये मार्जिन या मार्कअप? अच्छा, वैसे तो समझाने का ना एक फॉर्मल तरीकेकार है, मैं आपको समझाऊं मार्जिन क्या होता है या मैं आपको समझाऊं मार्कअप क्या होता है, लेकिन मैं एक काम ये करता हूं कि मैं आपको अपने स्टाइल से समझाता हूं कि ये मार्जिन या मार्कअप क्या है। मैं आपको अपने स्टाइल पे लेके चलता हूं। भाई देखें, प्रॉफिट की इस्तिलाह के अंदर रहते हुए, प्रॉफिट की सिनेरियो के अंदर रहते हुए हमें ये दो टर्म समझनी है, जिसमें से एक टर्म का नाम है मार्कअप और एक टर्म का नाम है मार्जिन। मार्कअप, मार्जिन क्या होता है ये समझना है। मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो तुम जो है ना अपने दिमाग में खूब एक चीज क्लियर कर लो, चाहे मैं मार्कअप का लफ्ज इस्तेमाल करूं, चाहे मैं मार्जिन का लफ्ज इस्तेमाल करूं, चाहे मैं मार्कअप का लफ्ज इस्तेमाल करूं
या चाहे मैं मार्जिन का लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये मार्कअप पे बात हो रही हो या मार्जिन पे बात हो रही हो, ये दोनों प्रॉफिट के ही नाम है। क्लियर कर ले, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा। प्रॉफिट को दो तरीकों से जाना जाता है, या तो उसको मार्कअप के नाम से जाना जाता है या मार्जिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्लियर कर लें, चाहे मैं मार्कअप की बात करूं तो भी प्रॉफिट है, मैं मार्जिन की बात करूं तब भी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। दोनों केसेस के अंदर प्रॉफिट की ही बात हो रही है, प्रॉफिट की ही बात हो रही है। क्लियर होती है बात? दोनों केसेस के अंदर मैं जिक्र किस चीज का कर रहा हूं? प्रॉफिट का जिक्र कर रहा हूं। भाई ऐसा होता है ना, लेट्स से आपका नाम है गफूर, आप अपने घर में रहते हैं और आपके वालिदैन आपके साथ हैं, ऑब्वियस सी बात है, या आप अपने वालिदैन के साथ हैं। आपके वालिद साहब भी हैं, आपकी वालिदा भी हैं, आपकी अम्मी भी हैं, आपके अब्बू भी हैं, आपकी आपकी मामा भी हैं, आपके पापा भी हैं। अच्छा, मामा और पापा का ना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मामा का अलग स्टाइल होता है, पापा का अलग स्टाइल होता है। मामा का स्टाइल होता है बड़ा प्यार मोहब्बत वाला ना, मामा बिल्कुल आप उनके चांद के टुकड़े होते हैं आप। और पापा पापा होते हैं भाई, पापा थोड़े से मतलब पापा का थोड़ा सा मतलब लूज होता है, मतलब थोड़े टाइट किस्म के होते हैं ना, मतलब पापा अलग ही होते हैं। तो मामा जो है, मामा आपको जब भी बुलाती हैं हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल करके बुलाती हैं। सही है भाई? वो हर बार जब आपको आवाज देती ना, बोलती मेरे लाल इधर आना, मेरे लाल ये काम कर दो, मेरे लाल पढ़ लिया क्या, वो मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल कह के बुलाती हैं। अच्छा, अब्बा का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अब्बा देसी हैं, तो अब्बा बोलते हैं अबे इधर आ, अबे क्या कर रहा है, अबे कब पढ़ेगा, अबे तू क्या करता है पूरा दिन, ऐसे बात कर। तो एक जगह मामा बुला रही हैं आपको मेरे लाल करके, एक जगह पापा आपको बुला रहे अबे अबे करके, अबे तबे कर रहे हैं भाई। आप बोल रहे हैं अब्बा जान ये क्या स्टाइल है आपका, अब्बा बोल रहे हैं भाई ये मेरा स्टाइल है। भाई दोनों केसेस के अंदर आप तो गफूरी है ना, दोनों केसेस के अंदर आप तो गफूर ही हैं। आप ये बोलेंगे मेरे पापा का मुझे बुलाने का स्टाइल कुछ और है और मेरी मामा का मुझे बुलाने का स्टाइल कुछ और है। अल्टीमेटली जब पापा अबे कहते हैं तब मुझे ही बुला रहे हैं, जब मेरी मामा लाल कहती हैं तब भी मुझे ही बुला रही हैं। दोनों का स्टाइल मुख्तलिफ है लेकिन आवाज तो मुझे ही दे रहे हैं ना। यही कहानी है भाई प्रॉफिट की, यही कहानी है प्रॉफिट की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट को अलग स्टाइल से बुलाते हैं, उनके स्टाइल का नाम क्या है जी? मार्कअप। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट को एक और स्टाइल से पुकारते हैं, उनका नाम क्या है? मार्जिन। दोनों प्रॉफिट का लफ्ज है, प्रॉफिट मार्कअप हो या मार्जिन हो, दोनों की तजबी यानी दोनों की इंडिकेशन यानी दोनों की आवाज प्रॉफिट के लिए ही है, लेकिन दोनों का तरीकेकार मुख्तलिफ है। मार्कअप का कुछ और तरीकेकार है, मार्जिन का कुछ और तरीकेकार है। यानी मार्कअप और मार्जिन दोनों प्रॉफिट के ही नाम हैं, बस अलग अलग तरीकेकार या अलग अलग मौकों या अलग अलग पैटर्न के अंदर यूज किए जाते हैं, अलग अलग मूड स्विंग्स के साथ यूज किए जाते हैं। क्लियर होती है बात? अब सर दोनों के अंदर अगर दोनों प्रॉफिट ही हैं तो दोनों के अंदर कुछ मुख्तलिफ है या नहीं है? बिल्कुल है। जैसे अम्मा और मतलब मामा और पापा के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ था ना, मामा मामा है, पापा पापा है। तो इसी तरह मार्कअप मार्कअप है, मार्जिन मार्जिन है दोनों प्रॉफिट के नाम, दोनों प्रॉफिट की तरफ ही आपको लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। भाई मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप इज प्रॉफिट, पहली बात क्लियर कर लें, मार्कअप इज प्रॉफिट, बट प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। मार्जिन क्या है? मार्जिन भी प्रॉफिट है, लेकिन दिस इज प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। क्या मतलब? मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं। हम एक जगह लिखते हैं सेल्स, एक जगह लिखते हैं कॉस्ट और एक जगह लिखते हैं प्रॉफिट। आपको पता है ना, अगर मैं सेल्स का मतलब होता है आपने कमाया कितना, कॉस्ट का मतलब होता है आपने गवाया कितना। तो अगर आप अपनी कमाई और गवाई को कंपेयर कर लें तो सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है। क्लियर? कमाया कितना और गवाया कितना, दोनों का फर्क क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्लियर हो गई बात? ये तो लेट्स से है ये कुछ सिनेरियो कि मैं आपको बोलता हूं कि यार एक प्रोडक्ट बनाने के अंदर आपकी कॉस्ट आती है 100 रुपए, एक प्रोडक्ट बनाने के अंदर आपकी कॉस्ट आती है 100 रुपए, और जिस प्रोडक्ट को आपको बनाने के अंदर कॉस्ट आती है 100 रुपए, जब आप उसको बेचने जाते हैं, जब आप उसको बेचने जाते हैं तो कम से कम कोशिश करते हैं कि 50 रुपए का मुनाफा जरूर रखें। क्या कोशिश करते हैं? कि 50 रुपए का मुनाफा जरूर रखें। एक प्रोडक्ट है आप बनाने जा रहे हैं,
उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर आपके 100 रुपए खर्च होंगे और आपने तय क्या कर लिया है दिमाग में कि यार मैं इसके ऊपर 50 रुपए रख के बेचूंगा सामने वाले को, यानी इसका मतलब 100 रुपए का अपना अपना खर्चा है, प्रॉफिट आप 50 रुपए रखना चाहते हैं, इसका मतलब लाजिम तौर के ऊपर आप कहेंगे कि यार मेरी सेलिंग प्राइस 150 होगी। 100 रुपए की कॉस्ट है, 50 रुपए प्रॉफिट रखोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी की होगी? 150 रुपए। मतलब ये ऐसे ही हो सकता है ना, 150 में से 100 निकालोगी तभी तो प्रॉफिट 50 का बचेगा। बात समझ में आती नहीं आती? इस बार आपने क्या बोला कि यार मेरी जितनी कॉस्ट आएगी, मेरी जितनी कॉस्ट आएगी, मैं उस कॉस्ट के ऊपर 50% अपना मुनाफा रखना चाहता हूं। आपने क्या बोला? मेरा जितना खर्चा होगा मैं उस खर्चे के ऊपर अपना 50% मुनाफा रखना चाहता हूं। जब भी आप मुनाफे की बात करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट, जब भी आप मुनाफे की बात करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट, जब भी आप मुनाफे की बात करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो ऐसा मुनाफा जो कि कॉस्ट को बेस बना के डिटरमिन किया गया हो, ऐसा मुनाफा जो कि कॉस्ट को बेस बना के डिटरमिन किया गया हो, ऐसे मुनाफे को कहा जाता है मार्कअप। ऐसे मुनाफे को क्या बोला जाता है? मार्कअप। आपको पता है मार्कअप प्रॉफिट, यानी अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई इस सिनेरियो के अंदर तुमने कितना मुनाफा कमाया, तो एक बंदा बोले सर मैं मार्कअप प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा मार्कअप प्रॉफिट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आप न्यूमरेटर में रखेंगे प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में रखेंगे कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सर क्या मतलब? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट एज अ परसेंटेज, यानी आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट, आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो जब भी आप प्रॉफिट के लिए बेस बनाते हैं, कॉस्ट, बेस का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन। जब भी आप प्रॉफिट के लिए बेस बनाते हैं कॉस्ट, तो ऐसा प्रॉफिट जो कि कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट किया गया हो, ऐसा प्रॉफिट जो कि कॉस्ट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया गया हो, बेटा ऐसे प्रॉफिट को बोला जाता है मार्कअप। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? मार्कअप। मार्कअप क्या है? मार्कअप इज प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी इस सिनेरियो के अंदर सोचा जाए तो आपने प्रॉफिट रखा 50 रुपए बेस्ड ऑन क्या? 100 रुपए की कॉस्ट। अगर आप 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 50%। ये 50% क्या है? आप कह रहे हैं मेरा प्रॉफिट इस सिनेरियो के अंदर, मेरा प्रॉफिट इस सिनेरियो के अंदर 50% है, लेकिन खूब समझ लीजिए कि ये जो मेरा प्रॉफिट है इस सिनेरियो के अंदर 50%, ये मार्कअप है। मार्कअप का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मार्कअप का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मार्कअप का मतलब ही यही है कि ये प्रॉफिट कॉस्ट की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट इज नोन एज मार्कअप, इज नोन एज मार्कअप। अच्छा सर, इसके बरक्स मार्जिन क्या है? मार्जिन क्या है? मैं आपके सामने ना सेम सिनेरियो बना रहा हूं। सेल्स हो 150 की, कॉस्ट हो 100 की, तो यानी प्रॉफिट कितना हो? प्रॉफिट कितना हो? 50 का। अगर कोई बंदा अब ये बोले कि यार मुझे बताओ तुमने इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर कितना कमाया, यानी कितना प्रॉफिट कमाया, और तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बताता हूं मैंने कितना कमाया, लेकिन इस बार मैं प्रॉफिट की शरह डिटरमिन करने के लिए, या इस बार मैं प्रॉफिट की हद तुम्हें बताने के लिए, या इस बार मैं प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलिंग प्राइस का सहारा लूंगा, तो ये वाला प्रॉफिट क्या कहलाएगा? मार्जिन। सर कैसे? देखो बेटा, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जरा सुनो। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तुम बोलोगे सर जी इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया, इस ट्रांजैक्शन के अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया, और इस बार क्योंकि मैं ऐसा प्रॉफिट तुमको बताने जा रहा हूं जिसके लिए बेस मैंने डिटरमिन करनी है सेलिंग प्राइस की, यानी डिनोमिनेटर के अंदर रखनी है सेलिंग प्राइस 150 की, तो मैं तुमको ये बोलूंगा 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आएगा 33
33.33%। ये जो 33.33% मैंने कैलकुलेट किया, खूब समझ लीजिए कि ये 33.33% प्रॉफिट ही है। लेकिन इस बार मैंने प्रॉफिट को समझाने के लिए बेस क्या बनाया है डिनोमिनेटर के अंदर? सेलिंग प्राइस। जब भी प्रॉफिट को समझाया जाएगा, बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो खूब समझ लीजिए, ऐसा प्रॉफिट जो कि सेलिंग प्राइस की बेस पे निकाला गया हो उसको मार्जिन कहा जाता है। बेटा दोनों केसेस के अंदर खूब समझ लीजिए, बात मैं प्रॉफिट की कर रहा हूं। दोनों केसेस के अंदर खूब समझ लीजिए, मैं प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूं। लेकिन एक सिनेरियो में प्रॉफिट को बेस बनाया जा रहा है एज अ प्रॉफिट को एज अ बेस ऑफ कॉस्ट निकाला जा रहा है, और एक जगह में प्रॉफिट को बेस निकाला जा रहा है सेलिंग प्राइस के। ये ऐसी बात है कि जब दूर से गफूर मियां आपको आवाज आई अबे, तो क्योंकि आवाज आपको आई है अबे के नाम से, तो आप खूब समझ जाएंगे कि यार आवाज तो मुझे ही आई है, लेकिन क्योंकि अबे का लफ्ज बोला जा रहा है तो जरूर ये पापा है। दूसरे सिनेरियो में आपको आवाज आई लाल, तो आप खूब समझ लेंगे भाई बात तो मेरी ही हो रही है, लेकिन क्योंकि आवाज लाल आई है इसका मतलब ये पापा नहीं हो सकते, पापा तो इतना लिफ्ट मेरे को कराते ही नहीं है, ये जरूर मेरी मामा है। आप लोग हैं ना थोड़े से बर्गर स्टाइल के अंदर होते हैं ना पापा और मामा, हमारे तो अब्बू और अम्मी है भाई, अब्बा अम्मा। अंग्रेजी स्टाइल के अंदर मामा पापा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे भाई, दोनों केसेस के अंदर खूब समझ लीजिए, चाहे मार्कअप की बात हो रही हो चाहे मार्जिन की बात हो रही हो, दोनों केसेस के अंदर रेफर किसको किया जा रहा है? प्रॉफिट को ही। दोनों केसेस के अंदर प्रॉफिट को रेफर किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट को रेफर करते हुए कोई बंदा आवाज लगाए मार्कअप, तो इसका मतलब आप खूब समझ लीजिएगा कि इस बार प्रॉफिट को जो आवाज दी गई है वो मार्कअप से दी गई है। इसका मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा होगा बेस्ड ऑन कॉस्ट। और अगर आपको प्रॉफिट की इस्तेलाह के अंदर आवाज आए मार्जिन, तो आप खूब समझ लेना बात तो प्रॉफिट की ही हो रही है, लेकिन इस बार बेस किसको बनाया जा रहा होगा? सेलिंग प्राइस को। अच्छा, दोनों केसेस के अंदर आवाज मुख्तलिफ सी लगेगी। अब्बा अब्बा जब अबे बोलेंगे तो गुस्से से बोलेंगे, अम्मा जब लाल बोलेंगी तो लाल करके बोलेंगी। ऐसे तो नहीं बोले लाल ओए, ये तो ऐसे तो अबे लगता है। हाँ, तो जब मार्कअप की आवाज आपको आएगी तो इसका मतलब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेस किसको बनाया जा रहा है? कॉस्ट को। और जब मार्जिन की आवाज आएगी तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये आवाज किसकी लग रही है? प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। याद रख लीजिएगा सर, दोनों सिनेरियोस के अंदर परसेंटेजेस डिफरेंट कैलकुलेट होकर आएंगी। ये ऐसी बात है ना, अबे की जो आवाज आएगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ टोन में आएगी और लाल की आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ टोन के अंदर आएगी। अबे प्यारा हो नहीं सकता और लाल गुस्से वाला हो नहीं सकता। दोनों केसेस के अंदर आंसर मुख्तलिफ आएंगे, आवाज मुख्तलिफ होगी, लेकिन बात गफूर मियां आपकी ही हो रही होगी। मार्कअप की आवाज हो या मार्जिन की आवाज हो, देखो आंसर तो डिफरेंट है। क्योंकि देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैंने प्रॉफिट कमाया कॉस्ट का 50%। कॉस्ट 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए का 50% कमाया तो 50 रुपए आया। और जब मार्जिन की बात हो रही है तो मैं कह रहा हूं मैंने 33.33 सेलिंग प्राइस का कमाया। सेलिंग प्राइस 150 है, बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का छोटा परसेंटेज 50 के बराबर होता है और छोटे नंबर का बड़ा परसेंटेज भी 50 के बराबर होता है। याद रखना, मार्कअप और मार्जिन का आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा, लेकिन याद रखना है डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि दोनों डिफरेंट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं। आंसर अल्टीमेटली एक ही आएगा, आंसर अल्टीमेटली एक ही आएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि ये मार्कअप मार्जिन दोनों प्रॉफिट के ही नाम हैं, तो भाई ये दोनों अलग अलग हैं क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार प्रॉफिट को पुकारा जाता है मार्कअप के नाम से और कभी कभार प्रॉफिट को पुकारा जाता है मार्जिन के नाम से? सर ऐसी दो चीजें दुनिया में है ही क्यों? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट अलग अलग तरीकों से डिटरमिन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं। आपके पास एक बंदा आया और कहने लगा भाई मेरा नाम अंबानी है और अंबानी साहब आप एक काम करें, मेरे लिए इवेंट मैनेज करके दे दें। या मिसाल के तौर पे आपके पास एक बंदा आया, बार बार अंबानी साहब बीच में आ रहे हैं, वो कहने लगा यार मेरे को ना इस टाइप का पेन बना के दे जिसपे हर जगह लिखा हुआ हो वाई 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 वाई, ऐसा पेन मेरे को बना के दे। सर यासर से बड़ा इंप्रेस्ड हूं, मेरे को एक काम कर, मेरे को ऐसा पेन बना के दे जिसके हर जगह पे वाई वाई लिखा हुआ हो। ये जब लिखे तो सिर्फ दो लफ्ज लिखे, यानी दो अल्फाबेट्स लिखे, वाई और वाई,
बस आपने बोला बना देंगे, तो क्योंकि आप सामने वाले की ख्वाहिश के ऊपर मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो आपने पहले अपना खर्चा पता लगाया होगा और इस खर्चे के ऊपर मुनाफा रखा होगा, इस खर्चे के ऊपर मुनाफा रखा होगा। अक्सर अक्सर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट के ऊपर मुनाफा रखती हैं, तो वो बात करती हैं अक्सर प्रॉफिट की बेस्ड ऑन मार्कअप, क्योंकि उनका स्टाइल ही क्या है, उनका स्टाइल ही क्या है, वो खर्चा निकाल के खर्चे के ऊपर प्रॉफिट रखते हैं। क्लियर? लेकिन मिसाल के तौर पे एक रिटेलर है, मिसाल के तौर पे एक रिटेलर है, रिटेलर समझते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं कि आपका एक सुपरमार्केट स्टोर है, ठीक है। इस सुपरमार्केट स्टोर के अंदर लेट्स से आपने लक्स का साबुन बेचना है, ठीक है। तो यूनिलीवर वाले आपके पास आए और कहने लगे भाई ये लक्स का साबुन अपने सुपरमार्केट के ऊपर रख के बेचो। हमने बोला अच्छा, इसकी प्राइस क्या सेट करूंगा? आपके सामने यूनिलीवर वाला खड़ा है, कहने लगे यार मेरा लक्स का साबुन अपनी सुपरमार्केट में रख के बेचो। आपने बोला यार इसकी प्राइस क्या रखूं, क्या रखूं? उसने बोला नहीं 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 भाईजान बात सुनो, ओ प्राइस हम बताएंगे क्या रखनी है। हमने इस लक्स के साबुन के ऊपर, इस लक्स के सोप के ऊपर लिख दिया है कि ये 100 रुपए का है। तो जब हमने लिख दिया कि इसकी रिटेल प्राइस 100 रुपए है तो भैया आपने 100 रुपए ही चार्ज करना है। तो उसने बोला भाई अगर मैं तुम 100 रुपए का मुझे दोगे और 100 रुपए का ही चार्ज करूंगा तो मुझे क्या बचेगा? उसने बोला ये जो 100 रुपए की प्राइस है ना, इस प्राइस के अंदर से 2% आपका। तो इस बार क्या हुआ, इस बार आपको कोई प्रॉफिट ऑफर कर रहा है सेलिंग प्राइस को रेफर करते हुए। जैसे रिटेलर्स जो कि सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं या सुपरमार्केट जो कि सिर्फ ट्रेडिंग करती हैं, वहां उस सुपरमार्केट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं उनकी सेलिंग प्राइस उनका मैन्युफैक्चरर बता रहा होता है। तो रिटेलर खुद कैसे कमाता है? रिटेलर को उस प्राइस के ऊपर कुछ मुनाफा दिया जाता है, क्योंकि प्राइस के ऊपर मुनाफा दिया जा रहा है तो रिटेलर की बिजनेस के अंदर, सुपरमार्केट के बिजनेस के अंदर अक्सर प्रॉफिट की इस्तेलाह क्या होगी? मार्जिन। और एक मैन्युफैक्चरर किस तरह बोलेगा इसको? मार्कअप, क्योंकि वो कॉस्ट, उसकी जहनियत ही क्या है कि जितने का बनाऊंगा उसके ऊपर कुछ मुनाफा रख के बेचूंगा, वो हमेशा प्रॉफिट को मार्कअप के नाम से जाना करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए दुनिया के अंदर डिफरेंट इस्तेलाह हैं। गफूर तो आप ही थे ना, अब्बा का बुलाने का स्टाइल कुछ और था क्योंकि उनका अपना स्टाइल है, उनका जहन ही ऐसा है। अम्मा का बुलाने का स्टाइल कुछ और था क्योंकि उनकी नजर में आप हैं ही चांद, तो वो आपको चंदा लाल ही बुलाएंगी भाई, उनकी नजर ही कुछ और है ना आपके बारे में। दोनों बात गफूर की कर रहे हैं, बस स्टाइल थोड़ा दोनों का डिफरेंट है। क्लियर होगी? तो बेटा जब भी मार्कअप का अल्फाज यूज किया जाएगा, खूब समझ लीजिए, खूब समझ लीजिए कि जब भी मार्कअप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो मार्कअप प्रॉफिट ही होता है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। और जब भी मार्जिन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो मार्जिन प्रॉफिट ही होता है, लेकिन किसके ऊपर प्रॉफिट होता है? सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होता है। क्लियर होगी बात? एक तो मुझे आपको मार्कअप और मार्जिन के अंदर डिफरेंस इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि दोनों प्रॉफिट की बात है, लेकिन दोनों डिफरेंट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती हैं, इसलिए आपको मुझे मार्कअप मार्जिन के अंदर डिफरेंस बताना जरूरी था। दूसरा ना, एक और वजह से भी मुझे आपको मार्कअप और मार्जिन के दरमियान डिस्टिंग्विश करना सिखाना पड़ेगा। मार्कअप और मार्जिन के दरमियान एक और वजह से भी मुझे आपको कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश करके दिखाना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, खूब समझ लीजिए, मैथ्स का ना एक उसूल है, मैथमेटिक्स का उसूल ये कहता है जिस चीज की बेस के ऊपर, जिस चीज की बेस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी ना, वो बेस हमेशा 100% के बराबर होगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना एक सर्कल, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक चौथाई हिस्सा। हाँ, एक चौथाई हिस्सा, जिसको हम 1/4 कहते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। तो क्वार्टर को हम क्या बोलते हैं? 1/4 ऑफ अ सर्कल। और इसको इन अदर वर्ड्स, परसेंटेज टर्म्स के अंदर 1/4 को 25% भी कहा जाता है। जब हम 1/4 को 25% कह रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं यार सर्कल पूरा 100% के बराबर है। जब आपने बोला 1/4 ऑफ अ सर्कल यानी 25% ऑफ अ सर्कल, तो क्योंकि ये 25% एक सर्कल का है, तो सर्कल इन इट सेल्फ 100% के बराबर होगा। जिस चीज की बेसिस पे कोई परसेंटेज बताई जाती है तो वो चीज इन इट सेल्फ 100% के बराबर होती है। आप ये कहेंगे ये पूरा सर्कल 100% है, इसका 25% का मतलब एक क्वार्टर की बात हो रही है, 1/4 की बात हो रही है, एक हिस्से की बात हो रही है। क्लियर? लेकिन वो सर्कल इन इट सेल्फ क्या है? 100% है।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बेटा मैथ्स के अंदर ना इस्तेलाह हमेशा यूं की जाती है, मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा समझाया जाता है कि जिस चीज की बेसिस के ऊपर आप कोई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो चीज इन इटसेल्फ 100% होगी। अगर ये बात सच है, इफ दिस होल्ड्स ट्रू, तो इसका मतलब मिसाल के तौर पे आपने बोला पहले सिनेरियो में मेरा प्रॉफिट है 50%, मेरा प्रॉफिट है 50%, मेरा प्रॉफिट क्या है 50% है। तो अगर आपने बोला मेरा प्रॉफिट 50% है तो कोई आपसे पूछेगा भाई ये आपका प्रॉफिट 50% है, ये क्या है, मार्कअप है मार्जिन है? आप बोलोगे भाई मैं मार्कअप की बात कर रहा हूं कि मेरा मार्कअप 50% है। तो बेटा क्योंकि मार्कअप कॉस्ट की बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट की बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका मतलब कॉस्ट इन इटसेल्फ 100% के बराबर हुई, कॉस्ट इन इटसेल्फ 100% के बराबर हुई। अब बेटा खूब समझ लो, देखो तुम लोग बेवकूफ नहीं हो। अगर मार्कअप का केस है और एग्जामिनर आपको बोलता है मार्कअप इज इक्वल्स टू 50%, तो अगर प्रॉफिट मार्कअप 50% है तो क्योंकि मार्कअप कॉस्ट की बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो कॉस्ट इन इटसेल्फ 100% के बराबर हुई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्रॉफिट 50% है, कॉस्ट 100% है क्योंकि मार्कअप का केस है, तो बताओ भला सेलिंग प्राइस कितने फीसद होगी? तो क्या आप मुझे बता सकते हो? अभी अभी आपको पीछे समझाया था कि सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो बेटा प्रॉफिट अगर 50% है और मार्कअप बोला जा रहा है, मार्कअप, मार्कअप का मतलब कॉस्ट कितने के बराबर होगी? 100% के बराबर होगी। तो अगर कॉस्ट 100% के बराबर है, प्रॉफिट 50% के बराबर है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 150% के बराबर होगी। मैथमेटिकली तो यही बना ना, यानी लाजिम तौर के ऊपर अगर कॉस्ट 100% के बराबर है और मार्कअप के केस में प्रॉफिट 50% के बराबर है, तो इसका मतलब तो लाजिम तौर के ऊपर सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगी? 150% के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तुम लोगों को? कॉमन सेंस है ना भाई। 150 की सेलिंग 150% के बराबर सेलिंग प्राइस होगी, कॉस्ट 100% के बराबर होगी, तभी तो प्रॉफिट 50% आएगा। बात समझ में आ रही है तुमको या नहीं आ रही? बेटा ये उसूल तय कर लो अपनी जिंदगी में, SCP खूब समझ लो। मार्कअप के केस में अगर एग्जामिनर आपको लिख के देता है 50% मार्कअप, तो खूब समझ लो क्योंकि ये मार्कअप लिख के दे रहा है, क्योंकि ये मार्कअप लिख के दे रहा है, तो मार्कअप इज ऑलवेज अ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट। और जिस चीज की बेस पे कोई भी परसेंटेज निकाली जाती है वो खुद इन इटसेल्फ 100% के बराबर होती है। अगर 100% कॉस्ट है और प्रॉफिट 50% है तो लाजिम तौर के ऊपर रिवर्स वर्क करके देखो, लाजिम तौर के ऊपर तुम्हारी सेलिंग प्राइस 150% के बराबर ही होगी। लाजिम तौर के ऊपर तुम्हारी सेलिंग प्राइस 150% के बराबर ही होगी। अच्छा मार्जिन का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप मार्जिन के केस में जरा सुनिए। मार्जिन के केस में लेट्स से तुम्हारा एग्जामिनर तुमको कहता है कि मेरे पास 33% मार्जिन है, मेरे पास 33% मार्जिन है। अब आपको पता है मार्जिन एक ऐसा प्रॉफिट का परसेंटेज है विच इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। मार्जिन एक ऐसा प्रॉफिट का परसेंटेज है विच इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। और मैथमेटिक्स ने हमको सिखाया कि जिस चीज की बेसिस पे कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो 100% के बराबर होती है। इसका मतलब इस सिनेरियो के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस की बेस पे क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो आपकी सेलिंग प्राइस इन इटसेल्फ 100% के बराबर है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस इन इटसेल्फ 100% के बराबर है तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट कितने के बराबर होगी? क्या आप पता लगा सकते हैं? वही बात है ना, SCP। आपकी कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर होगी? आप यूं समझ लीजिए ना, ये मतलब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, आप समझ लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट 33% गिवन है एंड इट इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 100%, क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस की बेस पे कैलकुलेट किया गया है तो सेलिंग प्राइस 100% के बराबर होगी। तो आप खुद सोचिए कॉस्ट कितने के बराबर होगी? X। ये 33% वहां जाके माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब कॉस्ट कितने के बराबर होगी? 67% के बराबर। हाँ, तभी तो मैथ्स बैठेगी। कॉस्ट 67 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तभी तो प्रॉफिट मार्जिन 33% आ रहा होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी हमने एक उसूल सीख लिया ना, जिस चीज की बेसिस के ऊपर, और ये देखो ये सबसे अहम उसूल है जॉब कॉस्टिंग का, क्योंकि इसके बाद में जो भी तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वो इसी उसूल के ऊपर टिका हुआ है, इसी उसूल के ऊपर टिका हुआ है। मार्कअप के केस में याद रखना कॉस्ट इज इक्वल टू 100%। मार्कअप के केस में, मार्कअप के केस में कॉस्ट इज इक्वल टू 100%।
इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 100%, देन लाजिम तौर के ऊपर सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मोर देन 100%, तभी प्रॉफिट आ सकता है, तभी प्रॉफिट आ सकता है। और मार्जिन के केस में खूब समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस विल बी 100%। मार्जिन के केस में, क्योंकि मार्जिन एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि सेलिंग प्राइस को बेस बना के निकाला जाता है, तो मार्जिन के केस में सेलिंग प्राइस इज 100% एंड देयरफॉर कॉस्ट विल लाजिम तौर के ऊपर भी लेस देन 100%। कॉस्ट विल लाजिम तौर के ऊपर भी लेस देन 100%। बात समझ में आ रही है? यानी यही बात जो मैंने आपको आखिर में बताई ना, ये मैंने लिखी हुई है आपके लिए, जरा सुने। मैं आपको कह रहा हूं, इन द केस ऑफ मार्कअप, इन द केस ऑफ मार्कअप, जब भी आपके सामने केस आए मार्कअप का, तो खूब समझ लीजिए, मार्कअप के केस के अंदर कॉस्ट विल ऑलवेज बी 100%। कॉस्ट विल ऑलवेज बी 100%। और क्योंकि कॉस्ट 100% के बराबर है, तो लाजिम तौर के ऊपर सेलिंग प्राइस, लाजिम तौर के ऊपर सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन 100%। भाई एससीपी का निजाम है। अगर आपके सामने आपको मार्कअप लिख के दिया हुआ है, लेट्स से 25% प्रॉफिट मार्कअप, तो क्योंकि ये 25% मार्कअप है, तो ये मार्कअप कैलकुलेट हुआ होगा बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100% के बराबर होगी एंड देयरफॉर लाजिम तौर के ऊपर योर सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन 100%। योर सेलिंग प्राइस इन दिस सिनेरियो विल बी इक्वल टू 125%। लेकिन अगर आपके सामने सिनेरियो आए मार्जिन का, तो बेटा खूब समझ लीजिए, इन द केस ऑफ मार्जिन, इन द केस ऑफ मार्जिन, मार्जिन के केस में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, देन देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। सेलिंग प्राइस विल ऑलवेज बी, ये इज ऑलवेज बी लिख दिया, करेक्ट कर दूं वरना आप लोग बाद में बोलेंगे। सेलिंग प्राइस विल ऑलवेज बी, सेलिंग प्राइस विल ऑलवेज बी 100%। मार्जिन का जब भी केस होगा, मार्जिन का जब भी केस होगा, लेट्स से एग्जामिनर कहता है 20% मार्जिन, तो बेटा अगर 20% मार्जिन है, तो बेटा खूब समझ लीजिए 20% मार्जिन का मतलब ही यही है, 20% मार्जिन का मतलब ही यही है कि इस बार सेलिंग प्राइस 100% के बराबर है, और अगर सेलिंग प्राइस 100% के बराबर है, तो लाजिम तौर के ऊपर, लाजिम तौर के ऊपर, लाजिम तौर के ऊपर कॉस्ट विल बी लेस देन 100%। कॉस्ट विल बी लेस देन 100%। मिसाल के तौर पे इस सिनेरियो में कॉस्ट विल बी 80%। क्लियर हो गई बात? मैं आपसे खूब रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि मेरे साथ आगे बढ़ो, इससे पहले कि मेरे साथ आगे बढ़ो, अपने दिमाग में ये एससीपी वाला निजाम, ये एससीपी वाला निजाम खूब तरीके से राइज कर लो, खूब तरीके से राइज कर लो। यानी अगर एग्जामिनर लेट्स से तुम्हें देता है 25% मार्कअप, तो मार्कअप ये कैसे चलेगा? मार्कअप कैसे चलेगा बेटा? इसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट, अगर एग्जामिनर ने तुम्हें 25% मार्कअप दिया तो प्रॉफिट 25% के बराबर, क्योंकि मार्कअप का केस गिवन है, तो कॉस्ट 100% के बराबर एंड देयरफॉर योर सेलिंग प्राइस विल बी 125%। रिवर्स वर्क करके निकाल रहा हूं। और अगर एग्जामिनर ने कभी लेट्स से तुम्हें 20% मार्जिन का केस दे दिया, तो मार्जिन के केस के अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन 20% गिवन है, तो क्योंकि दिस मार्जिन इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 100% के बराबर होगी, और इसका यही मतलब है कि आपकी कॉस्ट 80% के बराबर होगी, यानी 100% से कम आपकी कॉस्ट होगी। क्लियर होती है बात? जब तक तुम्हें ये वाली बात, जब तक तुम्हें ये वाली बात बेटा रट नहीं जाती ना, ये वाली बात तुम्हारे पल्लू से नहीं बन जाती, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ जाती, तब तक आगे मत बढ़ना, तब तक आगे ना मत बढ़ना, यहीं ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। बात समझ में आती है तो मेरे साथ आगे चलो, क्योंकि अब इसी की बेसिस पे सारा गेम खल्लास हो जाएगा। हम खूब समझते हैं कि बेटा जॉब कॉस्टिंग के एनवायरनमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सारी की सारी कॉस्ट को इकट्ठा करेंगे, सारी की सारी कॉस्ट को इकट्ठा करने के बाद टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब निकालेंगे। इस टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब के ऊपर या तो मार्कअप या तो मार्जिन, जैसा एग्जामिनर बोलेगा वो हम रखेंगे और अपनी प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। जॉब कॉस्टिंग में हमारा काम यही है कि हर बार जब हमारे पास कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन लेकर आएगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हर जॉब की हमें नई नई प्राइस निकालनी होगी। ये प्राइस निकालना सीखना जॉब कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। सर ये सब कैसे होगा? अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं, अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं, जरा सुनो। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, 4 एग्जांपल करवाऊंगा, गौर से देखिएगा इन चारों एग्जांपल्स को, ठीक है? सबसे पहले बेटा एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं। एग्जामिनर कहता है
द टोटल कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज 45,000, मार्कअप है 30% का, मुझे सेलिंग प्राइस निकाल कर दिखाओ, मुझे सेलिंग प्राइस इस जॉब की निकाल कर दिखाओ। अभी दिखा देते। एग्जामिनर ने मुझे बनी बनाई टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब दे दी। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब का मतलब पता है ना, इसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, ओवरहेड भी शामिल है, सब एग्जामिनर ने बनी बनाई मुझे दे दी। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 45,000। अब आपको पता है कॉस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखा जाता है, और प्रॉफिट के बाद आपके पास कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब आ जाती है। बस इतना सा काम है जॉब कॉस्टिंग का, ये काम करना है आपने, इतना सा काम, और कुछ भी नहीं करना। अब जहां तक प्रॉफिट की बात है, तो एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है 30% का मार्कअप, 30% का मार्कअप। मार्कअप आपको पता है ना, मार्कअप इज अ प्रॉफिट परसेंटेज जो कि हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। मार्कअप इज अ प्रॉफिट परसेंटेज जो कि हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। मार्कअप इज अ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट। सवाल के अंदर बेटा आपको बनी बनाई कॉस्ट गिवन है 45,000 की, 45,000 की कॉस्ट है, इसके ऊपर 30% आपका मार्कअप है। मार्कअप इज अ प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो कि कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता हो। तो आप आराम से 45,000 के ऊपर 30% अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास प्राइस आएगी, सॉरी आपके पास प्रॉफिट आएगा 13,500 का, और आप बोलेंगे कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए बेटा, आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 58,500। ठीक है। इस बार जो मैंने प्रॉफिट निकाला है ना, ये प्रॉफिट मुझे मार्कअप गिवन था, मुझे कॉस्ट गिवन थी, इस मार्कअप की परसेंटेज को मैंने कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया, अपना प्रॉफिट निकाला, को सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब निकाली, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म। बस इतना सिंपल। बस ख्याल क्या रखा कि क्योंकि मार्कअप गिवन है, तो मार्कअप की परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है, मार्कअप की परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है। कॉस्ट मेरे पास गिवन थी, मैंने उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई की, मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के ऊपर मैंने सेलिंग प्राइस निकाल ली, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। एक और मिसाल देखते हैं, लेट्स से एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी एग्जामिनर कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। देखो टोटल कॉस्ट दे दी एग्जामिनर ने, यानी मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड सब शामिल है। कह रहे हैं एक जॉब को कंप्लीट करने के अंदर 5 लाख की कॉस्ट आएगी, हमारा मार्कअप है 15%, हमारा मार्कअप है 15%, सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ। आपने बोला कोई मसला ही नहीं। आपने बोला भाई सबसे पहले सर यासिर ने बताया कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब लें, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब लेट्स से $5 लाख की है, इस $5 लाख के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ अपना मुनाफा रखना है, ताकि मेरी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाए, ताकि मेरी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाए। ठीक है। मुझे जो एग्जामिनर ने मार्क जो प्रॉफिट बताया वो मार्कअप 15% है, मार्कअप 15% है। आपको पता है अगर एग्जामिनर ने आपको 15% मार्कअप दिया, तो ये मार्कअप परसेंटेज का मतलब ही क्या है, दिस इज अ प्रॉफिट विच शुड बी बेस्ड ऑन कॉस्ट। ये मार्कअप वो प्रॉफिट की परसेंटेज है जो कि कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो आपने बोला भाई 5 लाख की कॉस्ट गिवन है मेरे पास, इसका 15% मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए, इसका 15% मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए। देखो मार्कअप का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट जो कि कॉस्ट को बेस बना के निकाला गया हो। तो अगर 5 लाख की कॉस्ट है और प्रॉफिट इस कॉस्ट को बेस बना के निकाला गया है, तो ये हो गई 75,000, ये हो गई 75,000। आपने प्रॉफिट निकाला बेस्ड ऑन कॉस्ट, एंड देयरफॉर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी बननी चाहिए, 575,000। आपका काम खत्म। इतनी आसान है जॉब कॉस्टिंग, इतनी आसान है जॉब कॉस्टिंग। सर इतनी आसान है अगर जॉब कॉस्टिंग, तो एक आध और मिसाल कराते सर, थोड़ा सा मजा आ रहा है। तो चलो भाई तीसरी मिसाल कर लो। एग्जामिनर कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज 45,000, टोटल कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज 45,000, मार्जिन दे रहे हैं आपको 30% का, बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। भाई आपने बोला सर कोई मसला ही नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब आपने हमें दे दी 45,000, इस कॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट शामिल करना है ताकि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाए। तो सर बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है ना। सर आपने प्रॉफिट बताया होगा हमारा 30%,
खर्चा हुआ है 45,000 का, तो इसके ऊपर 30% अप्लाई करते हैं। 45,000 का सर 30% होता है 13,500। अगर 13,500 के प्रॉफिट आ गया तो 45,000 इसमें ऐड कर लें तो सर 58,500 की प्राइस आ गई। सर हो गया? गलत, सारा कैलकुलेशन गलत है, गलत, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग इसमें क्या है कि इस बार आपने जो प्रॉफिट की परसेंटेज है ये मार्जिन है, ये प्रॉफिट की परसेंटेज मार्जिन है, इसका मतलब 30% ऑफ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है। 30% मार्जिन का मतलब मार्जिन इज अ प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। अगर एक प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस की है तो आप ये सेलिंग प्राइस वाली परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने गलत कैलकुलेशन करी है। आप सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर नहीं निकाल सकते। यहां अगर आपने 30% 45,000 के ऊपर अप्लाई कर दिया तो आप तो कह रहे हैं 45,000 यानी कॉस्ट का 30% मेरा प्रॉफिट है, हालांकि मार्जिन आपको यह बता रहा है सेलिंग प्राइस का 30% मेरा प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस का 30% मेरा प्रॉफिट है। तो सर फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? आप कह रहे हैं सेलिंग प्राइस का 30% मेरा प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालनी है, वही तो निकालनी है। अब मैं क्या करूं? कुछ ना करो यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एक काम करो, तुम एक वर्किंग करो, वर्किंग वन। लेट्स से मैं ये वर्किंग वन कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। वर्किंग वन, वर्किंग में क्या करूंगा, आप सिंपली अपने पास लिखें एस सी पी। एस सी पी आपके सामने बेटा आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 30% की, लेकिन ये 30% आपको मार्जिन की प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। अगर आपको 30% मार्जिन की प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो मार्जिन के केस में सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। और अगर सेलिंग प्राइस 100% की इक्वल है तो लाजिम तौर के ऊपर कॉस्ट विल बी इक्वल टू 70%, तभी प्रॉफिट 30% का आ सकता है। बताया तो था, मार्जिन के केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% एंड देयरफॉर कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल लेस देन 100%। आपकी कॉस्ट इस मिसाल के अंदर 70% के बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मेरे पास 45,000 की कॉस्ट गिवन है विच शुड बी इक्वल टू 70%, मुझे प्रॉफिट चाहिए है विच इज इक्वल टू 30%। अगर 45,000 की कॉस्ट 70% के बराबर है तो फिर 30% का प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? आपने बोला पता नहीं एक्स, आपने बोला पता नहीं एक्स। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आपके सामने इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस बन गई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जरा सोचो सोल्यूशन क्या हो रहा होगा इसका, जरा समझाता हूं मैं। 45,000 30 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, और 70 से डिवाइड हो रहा होगा। सर ये आपने कैसे निकाला, एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल भाई, देखो 45,000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 से परसेंटेज से मल्टीप्लाई होगा, x जो है वो 70% से मल्टीप्लाई होगा। यहां 70% x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वेशन के इस साइड लेकर आऊंगा तो डिवाइड होगा, यानी कुछ यूं फॉर्मूला लगेगा, कुछ यूं फॉर्मूला लगेगा बेटा, x इज इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 70, यही लिखा है मैंने यहां पे। बात समझ रही नहीं समझ रहे? तो आप खूब समझ लीजिए कि अगर मार्जिन का केस हो तो मार्जिन के केस में आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मार्जिन के केस में आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि आप बोलेंगे 45,000 की कॉस्ट गिवन है, दिस शुड बी इक्वल टू 70%। तो 45,000 70% के बराबर है तो डिवाइड बाय 70, यानी अगर 45,000 70% के बराबर है तो फिर 30% प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? तो डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें। अगर 45,000 70 के बराबर है तो 30 कितने के बराबर होगा? डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें। आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो निकल कर आ रहा है 19,286। और अगर आपके पास 19,286 प्रॉफिट निकल कर आ रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 19,286 प्लस 45,000, आपकी सेलिंग प्राइस निकल कर आनी चाहिए 64,286। बात समझ में आ रही है आपको? खूब समझ लीजिए बेटा, मार्कअप और मार्जिन का सवाल एक तरीके से सॉल्व नहीं होता। दोनों केसेस के अंदर आपको दिमाग में चलना चाहिए कि यार मार्कअप
गिवन है तो मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगा। मार्जिन गिवन है तो मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर होती है बात? चौथा सवाल करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जामिनर कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 500,000, प्रॉफिट मार्जिन इज 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब? आप बोलेंगे सर टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 500,000। एग्जामिनर ने आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है जिसको शामिल करने के बाद आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अगेन बेटा वही बात, इस बार डायरेक्ट 15% का प्रॉफिट मार्जिन आप 5 लाख की कॉस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे मार्जिन जो दिया हुआ है ये सिर्फ सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आप वही अपने दिमाग में लॉजिक लेकर आएंगे, SCP मार्जिन का केस है और प्रॉफिट गिवन है 15%। मार्जिन का केस है, प्रॉफिट 15% है, मार्जिन के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा 100% के बराबर होती है। इसका मतलब कोई भी कॉस्ट 85% के बराबर होती होगी, विच इज द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 15। तो आप बोलेंगे मेरे पास 5 लाख की कॉस्ट गिवन है, ये खुद 85 के बराबर है, तो 15 कितने के बराबर होता होगा? आप डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। आप 5 लाख को डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, आपके पास जो नंबर निकल कर आ जाएगा बेटा वो है 88235, and therefore your selling price will be 588325। ये 588325 की प्राइस में इस तरह भी वेरीफाई करवा सकता हूं, 5 लाख की कॉस्ट है विच इज इक्वल टू 85%, 100% की सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगी? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप करेंगे 500,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85, तो 500,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85, आपके पास एग्जैक्टली यही नंबर आ रहा होगा 588। अच्छा ये 325 मैंने मेरे ख्याल से लिख दिया है, ये 325 नहीं है बेटा, बाद में बच्चे झगड़ते रहेंगे, 235 है, गलती हो जाती है कभी कभार। तो 588235 एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो प्रूव भी हो जाता है। डन। तो बस इतना सा है जॉब कॉस्टिंग का मामला। आपको सिर्फ अगर ये समझ में आ जाए ना कि कब मार्कअप और कब मार्जिन अप्लाई करना है और किस सिनेरियो यानी किस तरीके से अप्लाई करना है, तो जी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आपका काम तमाम हो गया, आपका काम डन हो गया। इससे मुश्किल बात ज़िंदगी में आपके लिए कोई है ही नहीं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आती होंगी। अगर ये बातें समझ में आती हैं तो ही आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर आना, वरना कुछ मज़ा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आती होंगी। तो जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।